हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, जिसको हम कॉची प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, कॉचीज प्रॉब्लम। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने समझा था कि क्वासी लीनियर पीडीई के सॉल्यूशन कैसे कैसे फाइंड आउट किए जा सकते थे। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, हम क्या करेंगे, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमें एक कर्व भी दिया गया होगा, जो कैसा होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में। और यहां से हम क्या करेंगे, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। u जो किसके इक्वल होगा, C1 के इक्वल होगा, और v किसके इक्वल होगा, C2 के इक्वल होगा। जहां पर ये u और v किसके फंक्शन होंगे, x, y, z के फंक्शन होंगे। क्या होगा कि ये जो u एंड v होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया गया होगा। हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर, क्योंकि u और v क्या है, x, y, z के फंक्शन है, x की जगह x ऑफ t, y की जगह y ऑफ t और z की जगह z ऑफ t पुट कर देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, y ऑफ t, z ऑफ t इज इक्वल टू C1, और v किसके इक्वल होगा, x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t इज इक्वल टू C2। कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन से t को क्या करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा, फंक्शन किस में बच जाएगा, C1 और C2 में बच जाएगा। और फिर इस C1 और C2 की जगह वापस से क्या पुट कर देंगे, u और v पुट कर देंगे। यही क्या बन जाएगा, इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, और इसको कॉची प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। दोबारा सुन लेते हैं क्या होगा। हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और इंटीग्रल सरफेस क्या होगा, इसी का सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। फिर ऐसा करने के बाद हमारे पास इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक को मैं C1 मान लूंगी और एक को क्या मान लूंगी, C2 मान लूंगी। और ये u और v किसके फंक्शन होंगे, x, y, z के फंक्शन होंगे। और u और v कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। फिर उसके बाद इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ एक कर्व भी दिया जाता है, और वो कर्व कैसा होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर होता है। और फिर ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस x, y, z को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि u और v किसके फंक्शन है, x, y, z के फंक्शन है। फिर ऐसा करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर हम इन दो इक्वेशन से t को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और रिमूव करने के बाद हमारा फंक्शन C1 और C2 में बच जाएगा। और फिर हम दोबारा क्या करेंगे, C1 और C2 की जगह पर u और v दोबारा से पुट कर देंगे। यही हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म का होता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि u और v किसके फंक्शन होंगे, x, y, z के फंक्शन होंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से x, y, z को इनसे रिप्लेस कर देंगे। और ऐसा करने के बाद हमारा फंक्शन है वो किसके अंदर बन जाएगा, t के अंदर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, दोनों ही सिचुएशन को, कि कैसे कैसे डील करना है इससे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, p प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू x। ये हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और साथ साथ कुछ ऐसा भी दिया गया है। ये हमारे पास वो गिवन कर्व है जिसके थ्रू इसका सॉल्यूशन पास करेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो क्या होती है, dx अपॉन स्मॉल p का कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1, dy अपॉन q का कोफिशिएंट क्या है, x, और dz अपॉन दिस वन x। अब हमारे पास ये लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। और हमने कल पढ़ा था कि इसको सोल्व करने के 4 केसेस होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इन दो को कंपेयर करेंगे,
और फिर इन दो को कंपेयर करेंगे और दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो क्या बनेगा y माइनस जेड इज इक्वल टू C1 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जिसको हम u का नाम दे देंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अब हम इन दो को भी कंपेयर कर सकते थे, हमने कर लिया, इन दो को कंपेयर कर सकते हैं और या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दो को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, u और v किसी एक में क्या आ जाना चाहिए, z आ जाना चाहिए। अब u के अंदर z आ चुका है, v के अंदर z का आना जरूरी नहीं है, तो मैं इनको भी कंपेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x² माइनस y इज इक्वल टू C2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसको हम किसका नाम देंगे, v का नाम दे देंगे। और हमारे पास अगला स्टेप क्या था कि जो हमारे पास गिवन कर्व है उसका क्या करना है, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, x को तो t मान लूँगी और ये हमारे पास क्या होता है, zx, y इज इक्वल टू z, कुछ ऐसा है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी और यहाँ से z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2t बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन कर्व को हमारे सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे। तो u किसके इक्वल दिया गया है हमारे पास, यहाँ से y माइनस जेड के इक्वल है। तो u किसके इक्वल बन जाएगा, y की वैल्यू तो 0 है और z की वैल्यू क्या दी गई है, -2t दी गई है। तो यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। अब v हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, v किसके इक्वल आया है यहाँ से, x² माइनस y। y तो हमारे पास फिर से 0 है और x की जगह हमारे पास कौन बचेगा, t बचेगा। तो t²/2 कुछ ऐसा बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t को रिमूव करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, C1 एंड C2 लिख लेते हैं, क्योंकि u किसके इक्वल है, C1 के, और v किसके इक्वल है, C2 के। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, t को रिमूव करना चाहते हैं दोनों इक्वेशन से। मैं क्या करूँगी, इस फर्स्ट इक्वेशन से इसको मैं थर्ड का नाम दे देती हूँ, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट और सेकंड मान चुकी हूँ। तो यहाँ से मैं थर्ड और यहाँ से इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेती हूँ। थर्ड इक्वेशन से अब क्या होगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -C1/2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इस फोर्थ में पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा t रिमूव हो जाएगा। तो C2 किसके इक्वल आ जाएगा, t किसके इक्वल है, -C1/2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2 साथ में था पहले ही। तो हमारे पास क्या बनेगा, C2 किसके इक्वल बन जाएगा, C1² 8 इसके इक्वल बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास C2 किसके इक्वल है, C2 हमारे पास है v के इक्वल, और v किसके इक्वल है, x² माइनस y इसके इक्वल दिया गया है। और C1 कौन है, y माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। और फिर हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 4। फिर 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस z की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि z ही हमारा क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। तो क्या बनेगा, x² - 2y इज इक्वल टू y माइनस जेड, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब z को इस साइड ले जाते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, y माइनस 2x² - 2y। यही हमारे पास क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। यही होती है हमारे पास कॉची प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसको सोल्व करके लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। एक को तो u का नाम दे दिया, दूसरे को v का नाम दे दिया, और u किसके इक्वल माना C1 के, v किसके इक्वल माना C2 के। फिर उसके बाद हमारे पास एक कर्व दिया गया था ये वाला, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक बार तो u में पुट कर दिया और एक बार v में पुट कर दिया। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं जो किस में होंगी, C1t C2t के अंदर होंगी। अब हम यहाँ से t को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। t को रिमूव करने के बाद इक्वेशन C1 और C2 के अंदर आ जाती है, और C1 और C2 फिर से किसके इक्वल हैं, u और v के इक्वल हैं, जो हमने यहाँ पर पुट कर दिए। और यहाँ पर पुट करने के बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, z की वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो इसी तरीके से हम कॉची प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है,
साथ में ये भी दिया गया है। अब सबसे पहले हम दोबारा से क्या करेंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, चाहे इन दो को कंपेयर कर लेंगे, चाहे इन दो को कंपेयर कर लेंगे। पहले हम इन दो को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू C1। इसको हम किसका नाम दे देते हैं, u का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन 1, और ये किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, log x माइनस वाई इज इक्वल टू C2, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम v का नाम भी दे देते हैं। और यहाँ से हमारे पास ये दिया गया है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t और z इज इक्वल टू z ऑफ t, मतलब इनके फंक्शन होने चाहिए। तो x ऑफ t इसको मैं t मान लेती हूँ x को, तो y हमारे पास क्या है, 0 है, और z हमारे पास क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। लेकिन ये दूसरे टाइप का है, इसमें क्या होगा कि v इज इक्वल टू फाई ऑफ u, इस तरीके का फंक्शन मानेंगे हम, या फिर u इज इक्वल टू फाई ऑफ v, क्योंकि हम ये सीखना चाहते हैं कि इन आर्बिट्रेरी फंक्शन को कैसे रिमूव किया जाए अगर वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। अब हम क्या मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू फाई ऑफ v, कुछ ऐसा दिया गया है। u किसके इक्वल है, x माइनस जेड इसके इक्वल है। फाई ऑफ v, v हमारे पास क्या है, log ऑफ x माइनस वाई, log ऑफ x माइनस वाई, कुछ ऐसा दिया गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व दिए गए हैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं थर्ड इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, t माइनस 2t किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ log x log t माइनस 0 है हमारे पास y, तो इसलिए उसको लिखूं चाहे ना लिखूं एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस टी किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ log t इसके इक्वल आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस log t को कुछ और वेरिएबल मान लेती हूँ, मैं तो इसको w मान लेती हूँ। तो यहाँ से जो t की वैल्यू है वो क्या बनेगी, e टू दी पावर w बन जाएगी। मतलब यहाँ से log ऑफ e टू दी पावर w किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस e टू दी पावर w, क्योंकि t किसके इक्वल है, e टू दी पावर w के इक्वल है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर कोई w वैल्यू पुट करती हूँ तो उसका आंसर ऐसा आता है इस आर्बिट्रेरी फंक्शन में। अब अगर इस w की जगह मैं ये पुट कर दूँ log x माइनस वाई, तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस e log x माइनस वाई, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर फाई ऑफ w हमने किसके इक्वल माना है, log x माइनस वाई के, log x माइनस वाई इसके इक्वल माना है। लेकिन फाई ऑफ log x माइनस वाई हमने किसके इक्वल माना, हमने तो x माइनस जेड के इक्वल माना है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा बन गया x माइनस जेड। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो z की वैल्यू चाहिए। z किसके इक्वल बन जाएगा, x प्लस ई टू दी पावर log x माइनस वाई। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। ये हमारे पास किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम जब हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है उसके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। फिर से वही करते हैं, जो हमारे पास कर्व दिया गया उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा। हमने क्या कर दिया, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल मान लिया और फिर यहाँ से t की वैल्यू सोल्व करने की कोशिश की और फिर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ गया। मतलब यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगी वो इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कोसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक सेमी लीनियर पीडीई होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमी लीनियर पीडीई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेमी लीनियर पीडीई क्या होती है। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसी पीडीई जो p और q में तो लीनियर हो, z में लीनियर हो चाहे ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो तो भी काम चलेगा। अब हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसी
सेमी लीनियर PDE दी गई है, जो P और Q में तो लीनियर है, Z के अंदर लीनियर हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर से इसका लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और यहीं से हम क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो पहली टर्म है इनको उठा लेते हैं और यहाँ से क्या बनेगा, dx/p = dy/q और यहाँ से dy/dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही हमारे पास क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाता है सेमी लीनियर PDE का। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए सेमी लीनियर PDE। यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व के बारे में समझा, मतलब कॉची प्रॉब्लम के बारे में समझा और कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेमी लीनियर PDE के बारे में समझा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन लीनियर PDE और यूनिकनेस ऑफ द कॉची प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।